कल्पना कीजिए कि आप एक आम जिंदगी जी रहे हैं, एक साधारण कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर, और अचानक आपके सामने 25 साल बाद आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड लौट आती है, वो भी एक सीक्रेट एजेंट बनकर। यही होता है द यूनियन में, जहां माइक मैकेना की शांत जिंदगी एक तूफानी मिशन में बदल जाती है। अब आगे। न्यू जर्सी का रहने वाला माइक मेहनत मजदूरी से गुजारा करता है। माइक अपनी माँ लॉरेन के साथ रहता है, लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब उसकी हाई स्कूल स्वीटहार्ट रॉक्सन हॉल उसकी जिंदगी में दोबारा दस्तक देती है। लेकिन अब वो उसकी सिर्फ एक पुरानी प्रेमिका नहीं, बल्कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन द यूनियन की टॉप सीक्रेट एजेंट है, और उसे माइक की मदद चाहिए। रॉक्स माइक को बेहोश कर देती है, जिसके बाद माइक कुछ घंटों बाद लंदन में जागता है। रॉक्स बताती है कि वह उसे वहां कैसे ले गई, जिसके बाद वह आलीशान होटल से जल्दी से बाहर निकलता है और उसके बॉस टॉम ब्रेनन से मिलता है। वे उसे एक मिशन के बारे में बताते हैं। टॉम कहते हैं कि CIA या FBI के विपरीत यूनियन किताबों की तुलना में सड़क के लोगों को अधिक महत्व देता है। वे सामान्य कामकाजी लोगों की भर्ती करते हैं जो काम को पूरा कर सकते हैं। रॉक्सेन माइक को बताती है कि एक बेहद खतरनाक ब्रीफकेस चोरी हो गया है, जिसमें पश्चिमी देशों के गुप्त एजेंट्स की जानकारी है। अगर ये गलत हाथों में चला गया तो विनाश निश्चित है, और माइक ही है जो इस मिशन के लिए परफेक्ट है, क्योंकि वह एक सीधा साधा आम इंसान लगता है। लेकिन यह कोई साधारण मिशन नहीं है। यह खतरनाक अभियान पूरे यूरोप में फैला हुआ है, और इसमें ईरानी आतंकवादियों, उत्तर कोरियाई एजेंटों और रूसी जासूसों सहित कई अंतर्राष्ट्रीय खतरे शामिल हैं। सब इस ब्रीफकेस के पीछे हैं, और माइक को केवल 2 हफ्ते की ट्रेनिंग में इस खतरनाक दुनिया का हिस्सा बनना है। टीम के अन्य सदस्य एथेना, फ्रैंक फीफर और फोरमैन है। ट्राइस्टे में एक असफल ऑपरेशन के बाद यूनियन में उथल-पुथल मची हुई है, जिसके कारण कई एजेंट मारे गए। मिशन एक CIA के बदमाश एजेंट डेरेक मिशेल को निकालना था, जिसके पास एक ब्रीफकेस के अंदर हार्ड ड्राइव पर सभी अमेरिकी अंडरकवर एजेंटों और उनकी पहचान की सूची थी। रॉक्सेन ने दूर से देखा कि निक फेराडे आखिरी एजेंट था जिसे गोली मारी गई, और उस ब्रीफकेस को कुछ लोग गाड़ी में चुरा कर ले गए। अलग अलग देशों में सीक्रेट मिशन करने वाले अंडरकवर एजेंटों की संवेदनशील जानकारी वाले ब्रीफकेस को सबसे अधिक बोली लगाने वाले को नीलाम किया जा रहा है। जूलियट क्विन नीलामी करता है, जो एक रहस्यमयी विक्रेता की ओर से लंदन में काले बाजार में खुफिया जानकारी बेच रही है। नीलामी 2 हफ्ते में है। माइक कठोर ट्रेनिंग से गुजरता है, जो आमतौर पर 6 महीने से अधिक समय तक चलती है, लेकिन उसे ये 2 सप्ताह से कम समय में पूरी करनी होती है। एक नई पहचान, हथियारों का इस्तेमाल, फाइटिंग स्किल्स और रॉक्स के साथ उसकी पुरानी यादों की टकराहट। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, माइक और रॉक्सन की पुरानी मोहब्बत फिर से जाग उठती है। फिल्म में जहां एक तरफ तेज तर्रार एक्शन है, वहीं दूसरी तरफ दोनों के बीच का रोमांस और मजेदार नोकझोंक दिल जीत लेती है।
यूनियन माइक और रॉक्स को 5 मिलियन से भरा बैग लेकर इंटेल नीलामी में उस ब्रीफकेस की बोली लगाने का अवसर खरीदने के लिए भेजता है, जिसके बदले में उन्हें वह डिवाइस मिलेगी जिससे खरीदार दूर बैठे ऑनलाइन नीलामी की बोली लगा सकता है। माइक पैसे से भरा बैग लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है और उस बैग को एक आदमी को दे देता है, जिसके बाद उसे वो डिवाइस मिल जाती है जिससे वो उस आदमी का पता लगा सकते हैं जिसने वो ब्रीफकेस चुराया था। जैसे ही माइक बाहर आता है, एक दूसरा ग्रुप उस पर हमला कर देता है। तभी रॉक्स उसे बचा लेती है, लेकिन इस हमले में वो डिवाइस खराब हो जाती है। फोरमैन को लगता है कि यूनियन में कोई गद्दार है जो अंदर की जानकारी लीक कर रहा है, क्योंकि उनके बैक टू बैक 2 मिशन असफल हुए हैं। नीलामी में अन्य समूहों में चीन, उत्तर कोरिया, सीरिया, रूस और ईरान शामिल है। पैसे की कमी के कारण यूनियन ने कोरियाई लोगों के भाड़े के सैनिकों को ट्रैक करके उनकी डिवाइस चुराने के लिए घुसपैठ करते हैं, जिससे उन्हें आखिरकार वो डिवाइस मिल जाती है। जैसे ही वो लोग बाहर आकर वैन में जाते हैं, वहां उन्हें एथेना मरी हुई मिलती है, जिससे सभी दुखी हो जाते हैं। नीलामी 48 घंटे से भी कम समय में है। टीम दूर से डरकर देखती है कि उनके मुख्यालय बीटी टावर में धमाका हुआ है, जिसके कारण इनका ऑफिस तबाह हो जाता है। छिपने के लिए मजबूर होने के बाद अगली शाम टीम नीलामी के लिए फिर से जुट जाती है। टॉम CIA के पैसे से बोली लगाता है, जबकि फोरमैन जूलियट क्विन नीलामी करता की लोकेशन का पता लगाने का काम करता है और रॉक्स और माइक उसके पास पहुंचने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। टॉम फोरमैन को जूलियट की लोकेशन ट्रैक करने के लिए और पर्याप्त समय देने के लिए बोली लगाता रहता है और आखिरकार उन्हें उसकी लोकेशन मिल जाती है। रॉक्स और माइक उसके पास पहुंचते हैं और उसे ब्रीफकेस तक ले जाने के लिए मजबूर करते हैं। उसके घर पर जब वे ब्रीफकेस लेकर जाने वाले होते हैं, तभी अचानक निक फैराडे दरवाजे पर पहुंचता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वे सभी गंभीर खतरे में हैं। वह रॉक्स को उसे अंदर आने के लिए मना लेता है। आगे यह पता चलता है कि निक उन 6 यूनियन एजेंटों में से एक है जिनके बारे में माना जाता है कि वे ट्राइस्टे में मिशन के दौरान मर गए थे। वह दावा करता है कि यूनियन का बॉस टॉम ब्रेनन ही गद्दार है, जो जासूसी करके अपने ही एजेंटों को मरवा रहा है। फिर माइक को पता चलता है कि निक रॉक्स का पति था, जिसे सुनकर माइक को तकलीफ होती है। निक उन्हें ब्रीफकेस ले जाने को कहता है और जूलियट को खुद CIA को सौंपने को कहता है। निक अगले दिन एक पुल पर CIA अधिकारी कैमरूल फोस्टर से मिलने के लिए उन्हें राजी करता है, जिसके बाद रॉक्स और माइक ब्रीफकेस लेकर साथ साथ निकल जाते हैं। कार में माइक दुखी है कि रॉक्स ने उसे पहले क्यों नहीं बताया कि उसका कोई पति था। रॉक्स जोर देकर कहती है कि वे अलग हो गए थे, यह महसूस करते हुए कि रॉक्स ने उससे यह बात छिपाई। माइक उससे कहता है कि वह अब और इस मिशन में उसका साथ नहीं देगा। यह कहते हुए कार से बाहर निकल जाता है। अगले दिन रॉक्स अकेली पुल पर जाती है, जो उदास है। तभी यह देखती है कि माइक
इसके पास आ रहा है। माइक का गुस्सा शांत हो जाता है, जहां वे दोनों माफी मांगते हैं। निक रॉक्स को कॉल करता है और बताता है कि उसने ब्रेनन के खाते में पैसे ट्रांसफर करके उसे और ब्रेनन को फंसाया है, क्योंकि वह ईरानियों को खुफिया जानकारी बेचने की योजना बना रहा है। जब रॉक्स और माइक का ध्यान निक पर था, तब उसने क्वीन को अपार्टमेंट में ब्रीफकेस बदलने के लिए कहा। निक यूनियन में काम के लिए कभी भी क्रेडिट और उचित कमाई नहीं मिलने से थक गया था, जिसके कारण वह उस ब्रीफकेस को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाकर आलीशान जिंदगी जीना चाहता था। CIA के वहां पहुंचने पर माइक और रॉक्स पुल से कूदकर वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ CIA टॉम ब्रेनन को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन रॉक्स को अचानक निक को जिंदा देखकर उस पर थोड़ा शक हो जाता है, जिसके कारण रॉक्स उसकी जेब में एक ट्रैकिंग डिवाइस डाल देती है, जिससे उन्हें निक की लोकेशन का पता लग जाता है। ये निक को ट्रैक करते हुए एक कार्गो फ्लाइट में छिपकर इस्ट्रिया में पहुंच जाते हैं, जहां निक और जूलियट ईरानियों के साथ बैठकर सौदा कर रहे हैं। तभी रॉक्स वहां आती है और उनके सौदे में बाधा डालती है। तभी माइक अचानक एक मोटरसाइकिल पर आता है और रॉक्स उसकी ओर ब्रीफकेस फेंक देती है, जिसको माइक लेकर वहां से भागता है और ईरानी भी इस ब्रीफकेस को छीनने के लिए इसके पीछे पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ निक रॉक्स को धोखा देकर वहां से भाग जाता है। अब सभी उस ब्रीफकेस के पीछे हैं। माइक और रॉक्स ईरानियों से लड़कर उस ब्रीफकेस को ले जा रहे होते हैं कि तभी निक रॉक्स को अचानक पकड़ देता है और बंदूक के दम पर माइक से वो ब्रीफकेस मांगता है। रॉक्स की जान को जोखिम में न डालने के लिए माइक अपनी बंदूक नीचे रख देता है, लेकिन निक का ध्यान ईरानियों की वजह से भटक जाता है, जिससे माइक और रॉक्स भाग जाते हैं। ईरानी माइक से उस ब्रीफकेस को छीनना चाहते हैं और माइक से वो ब्रीफकेस छूट जाता है और आखिरकार निक उस ब्रीफकेस को उठाकर वहां से भाग जाता है। फिर माइक और रॉक्स उसका पीछा करते हैं। इस दौरान निक माइक की कार को खाई में गिर देता है, जिसे देखकर रॉक्स को लगता है कि उसकी मौत हो गई है, जिससे वो दुखी हो जाती है, लेकिन माइक बच जाता है। अंत में वे निक को पकड़ लेते हैं और रॉक्स आखिरकार निक को गोली मार देती है, जिसके बाद ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि माइक का सबसे जबरदस्त मोमेंट कौन सा था। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।